हर घर तिरंगा अभियान को लेकर झारखंड समेत देश भर में उत्साह। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में बाइक रैली को किया रवाना। राज्य में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। गृह मंत्रालय की उग्रवाद प्रभावित राज्यों के साथ वर्चुअल बैठक। डीजीपी अनुराग गुप्ता भी हुए शामिल। सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सलियों के खिलाफ चलेगा संयुक्त अभियान, समन्वय पर जोर। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बिजली टैरिफ में प्रस्तावित बढ़ोतरी का किया विरोध। जेबीवीएनएल के निर्णय को बताया जन विरोधी और राज्य विरोधी। और राष्ट्रीय सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका वर्ग फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल आज। झारखंड और बांग्लादेश के बीच खिताबी भिड़ंत। मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत देश भर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज इस सिलसिले में नई दिल्ली में बाइक रैली को रवाना किया। मंत्री और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि ये तिरंगा यात्रा विकसित भारत 2047 के लिए एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। हर घर तिरंगा एक अभियान है जो आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। 2021 में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने। राज्य में भी हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्रा को लेकर कई आयोजन हो रहे हैं। रांची में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हरमू चौक से बिरसा चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें खास और आम सभी शामिल हुए। हर घर हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं रांची में, पूरे देश में, कि हमारा तिरंगा आन बान शान, इसे घरों पर अवश्य लगाएं। ऐसे का अभियान के रूप में लेकर तिरंगा को हर घर कैसे लगे, इसी के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। हर घर तिरंगा अभियान को सफलीभूत करने के लिए रांची स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय के बाहर तिरंगा स्टॉल की शुरुआत की गई है। भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने पहला तिरंगा लेकर इसकी शुरुआत की। श्री बावरी ने कहा कि राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की है। यात्रा भी और अभियान भी प्रधानमंत्री ने शुरू किया था। मुझे लगता है कि अब सभी लोग बहुत प्राउडली अपने घर पे तिरंगा लगाना और अपने को प्राउड इंडियन के रूप में सोशल मीडिया के माध्यम से अभिव्यक्त करना, यह बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा और हमारी पूरी संगठन इस काम में जनता को सहयोग करने के लिए जहां झंडे उपलब्ध नहीं है वहां झंडा उपलब्ध कराने, जैसे अभी अपना। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं तिरंगे से जुड़े नियमों के बारे में। 15 अगस्त को देश भर में तिरंगा शान से फहराया जाता है, लेकिन साल 2002 से पहले राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की अनुमति आम लोगों को नहीं थी। लेकिन 2002 में भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन के बाद भारत के आम लोगों को भी तिरंगा फहराने की अनुमति मिल गई। हालांकि राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग और उसे फहराने को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसे तिरंगे को फहराते समय ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराना राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 और भारतीय ध्वज संहिता 2002 द्वारा संचालित होता है, जिसे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 कहा जाता है। इसमें विस्तार से राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज को शैक्षिक संस्थाओं में ध्वज को सम्मान देने की प्रेरणा देने के लिए फहराया जा सकता है। किसी सार्वजनिक, निजी संगठन या एक शैक्षिक संस्थान के सदस्य द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन सभी दिनों और
अवसरों, आयोजनों पर, अन्यथा राष्ट्रीय ध्वज के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के अनुरूप अवसरों पर किया जा सकता है। नई संहिता की धारा 2 में सभी निजी नागरिकों को अपने परिसरों में ध्वज फहराने का अधिकार देना स्वीकार किया गया है। वहीं भारतीय ध्वज संहिता 2002 में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि किस स्थिति में राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके अनुसार ध्वज को सांप्रदायिक लाभ, पर्दे या वस्त्रों के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। जहां तक संभव हो इसे मौसम से प्रभावित हुए बिना सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को जानबूझकर भूमि, फर्श या पानी से स्पर्श नहीं कराया जाना चाहिए। इसे वाहनों के हुड, ऊपर और बगल या पीछे, रेलों, नावों या वायुयान पर लपेटा नहीं जा सकता है। किसी अन्य ध्वज या ध्वजपट को हमारे ध्वज से ऊंचे स्थान पर नहीं लगाया जा सकता है। तिरंगे को बंधनवार, ध्वजपट या गुलाब के समान संरचना बनाकर उपयोग नहीं किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के नागरिकों की आशाएं और आकांक्षाओं को दर्शाता है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इस तिरंगे की आन, बान और शान के लिए हमारे अनगिनत सैनिकों और नागरिकों ने निरंतर अपने जीवन न्योछावर किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने बांग्लादेशी घुसपैठ और तुष्टीकरण के मुद्दे पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। और वोट बैंक की राजनीति का बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रेम के कारण ये जो आदिवासी अस्मिता, जो मूलवासी की अस्मिता आज खतरे में पैदा हो गई है। पूरे झारखंड प्रदेश में इनके घुसपैठ के कारण जो जनजातीय समाज में, आदिवासी समाज में, मूलवासी समाज में और उनके तमाम संसाधनों में, उनके जितने जीवन में यह जो धीरे धीरे दीमक की तरह घुस करके खोखला कर रहा है, इसको दिखाई नहीं दे रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उग्रवाद प्रभावित राज्यों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर नक्सलवाद की समीक्षा की। बैठक में झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता समेत पुलिस के कई आला अधिकारी शामिल हुए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि झारखंड की सीमा पर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सहयोग से नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए संबंधित राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर देश भर में डॉक्टर आंदोलनरत हैं। कोलकाता डॉक्टर बलात्कार हत्या मामले में रेजिडेंट डॉक्टर्स आज भी देशव्यापी हड़ताल पर। कई मांगे रखी गई हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की पश्चिम बंगाल सरकार से। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को भी एक पत्र लिखा है जिसमें 3 प्रमुख मांगों की बात कही गई है। सरकारी अस्पतालों के लगभग 8000 रेजिडेंट डॉक्टर आपातकालीन ड्यूटी को छोड़कर काम बंद कर दिया गया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे अन्य रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अस्पताल में सभी वैकल्पिक सेवाएं बंद कर दी गई हैं। हालांकि आपातकालीन सेवाएं हड़ताल से मुक्त रहेंगी और प्रभावित नहीं होंगी। हड़ताल से ओपीडी, वैकल्पिक ऑपरेशन, वार्ड ड्यूटी, लैब सेवाएं और शैक्षणिक ड्यूटी सहित वैकल्पिक सेवाएं प्रभावित होंगी। इधर घटना के विरोध में रिम्स जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने आईएमए सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में यह तय किया गया कि आज से रिम्स के जूनियर डॉक्टर कार्य का बहिष्कार करेंगे। जेडीए के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अभिषेक ने कहा कि हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी, लेकिन ओपीडी सेवा ठप रखी जाएगी। इस बीच रिम्स के जूनियर डॉक्टरों ने आज घटना के विरोध में आक्रोश मार्च निकाला। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने राज्य में बिजली टैरिफ में प्रस्तावित बढ़ोतरी का विरोध किया है। चैम्बर सदस्यों ने प्रेस वार्ता आयोजित कर जेबीवीएनएल के इस निर्णय को जन विरोधी और राज्य विरोधी करार दिया। कागज में हम लोगों को और घरेलू उपभोक्ता को, जैसे कि हमारे मित्र विनोद जी ने कहा, 50 से 300% रेंज क्यों कह रहे हैं? अभी फिक्स चार्ज, जैसे आपके घर में यूनिट चार्ज 6 रुपये 85 पैसा या जो भी है, तो 100 रुपया फिक्स चार्ज लगता है। अब ये नई स्कीम लेकर आए कि एक तो 50% रेट तो बिजली का बढ़ा देंगे और आपके घर में कितना लोड है वो जांचेंगे और जांच के पर किलोवाट
100 रुपया आपसे लेना शुरू करेंगे। मतलब ये कि अगर आपके घर में गीज़र भी है और एयर कंडीशनर भी है तो आप गीज़र का भी फिक्स चार्ज देंगे 12 महीना, आप एसी का भी फिक्स चार्ज देंगे 12 महीना। बोकारो में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है। जिले में 1 दर्जन से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय सिर्फ एक शिक्षक के बूते चल रहा है, जिनके कंधों पर सैकड़ों नौनिहालों का भविष्य गढ़ने की जिम्मेदारी है। यह दीमक लगी व्यवस्था देश के भविष्य की नींव को खोखला कर रही है। शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल। सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं 1 दर्जन से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय। झारखंड में दीमक लगी शिक्षा व्यवस्था देश के भविष्य की नींव को कर रहा है खोखला। झारखंड में स्कूली शिक्षा व्यवस्था को लेकर उदासीन है हेमंत सरकार। झारखंड में स्कूली शिक्षा में सुधार के दावों के हेमंत सरकार की खुल रही पोल। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था इन दिनों शैया पर नजर आ रही है। नौनिहालों के भविष्य की जिम्मेदारी जिस तंत्र पर है, लगता है उसने अपनी आंखें बंद कर ली है और इसी का नतीजा है कि बोकारो जिले में दर्जनों स्कूल महज एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। किसी भी समाज, राज्य और देश का भविष्य वहाँ की शिक्षा पर टिकी होती है। झारखंड में तंत्र स्कूली शिक्षा व्यवस्था को लेकर कितना उदासीन है, इसकी बानगी बोकारो जिला में देखने को मिल रही है। जिले के बुद्धाडीह, गोपीनाथपुर, चंद्रपुरा, बेरमो और चंदनकियारी में कई प्राथमिक विद्यालयों में सिर्फ एक ही शिक्षक है, जिनके कंधों पर सैकड़ों नौनिहालों का भविष्य गढ़ने की जिम्मेदारी है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव राम मूर्ति ठाकुर ने कहा कि एकल शिक्षकों का समय गैर शैक्षणिक कार्य में ही निकल जाता है, तो वो बच्चों को कब पढ़ाएंगे। कुल मिलाकर कहें एकल शिक्षक विद्यालय की स्थिति तो उसमें यही है कि वहाँ पर पढ़ाने का पठन पाठन सेकेंडरी हो जाता है। प्राइमरी यही हो जा रहा है कि शिक्षक किसी तरह स्कूल का संचालन कर लें, बच्चों को खाना खिला दें और जो भी उनका दैनिक रिपोर्ट है छात्रवृत्ति वगैरह का उसे बच्चों को दिला दें, सरकारी योजना का लाभ बच्चों तक पहुंचा दें। इतना ही करने में उनका समय बीत जाता है और इतना भी अगर कर लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की आंखों में भी उज्जवल भविष्य के सपने हैं, मगर तंत्र की चीर निद्रा इसके आड़े आ रही है। छात्रा लखी कुमारी और खुशबू कुमारी ने बताया कि एक ही शिक्षक सभी कक्षा के बच्चों को पढ़ाते हैं, इस कारण किसी भी क्लास के बच्चे की पढ़ाई पूरी नहीं होती। केजी से 8 तक क्लास है, टीचर एक है, पढ़ाई अच्छा से नहीं होता है, उस रूम में पढ़ाते हैं तो फिर हम लोग डिस्टर्ब होता है, हम लोग का रूम में बच्चा हल्ला भी करता है। मजबूर में आ रहे पढ़ने के लिए, आगे चल के कुछ बन सकते हैं, माता पिता का कुछ कर सकते हैं हम लोग। माता पिता का पैसा नहीं, इसलिए हम लोग आ रहे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए। एकल शिक्षकों की भी अपनी मजबूरी है। उनका कहना है कि एक शिक्षक आखिर अलग अलग क्लास के बच्चों को एक ही समय में भला कैसे पढ़ा सकता है। ऊपर से मध्याह्न भोजन और विभागीय कार्यों के अलावा गैर शैक्षणिक कार्य का भी उन पर बोझ अलग से है। शिक्षक शिव कुमार बावरी ने स्वीकार किया है कि वो बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। इनके तो भविष्य पर हो रहा है सर खिलवाड़। हम भी मन से संतुष्ट नहीं होते हैं, बच्चे भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। बच्चे को कुछ वर्क दे देते हैं सर, काम देते हैं, बच्चे काम करते हैं, फिर इस कक्षा से वर्क देकर उस कक्षा में जाकर उसको ही करते हैं, सीन करते हैं, देखते हैं, फिर आते हैं। बोकारो के जिला शिक्षा अधीक्षक डॉक्टर अतुल कुमार चौबे भी मान रहे हैं कि जिले में शिक्षकों की कमी है, जिसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग 2 दर्जन से अधिक विद्यालयों में अभी भी एकल शिक्षक है। ये समस्या बहुत पहले से है। जहाँ भी ऐसे एकल शिक्षक के विद्यालय हैं, ये समस्या मैं मानता हूँ कि पहले से, लेकिन बहुत जल्द ये समस्या का समाधान करेंगे। झारखंड में स्कूली शिक्षा में सुधार के दावों के इतर जमीनी हकीकत का यह एक जीवंत उदाहरण है, जिससे तंत्र की गंभीरता सहज रूप से समझी जा सकती है। भारतीय दर्शन शास्त्र में गुरुओं का विशेष महत्व है। कहा भी जाता है गुरु बिना ज्ञान कहाँ जग माही। लेकिन झारखंड के बोकारो जिले में प्राथमिक विद्यालयों में गुरु रूपी शिक्षकों का घोर अभाव है, जिससे बच्चों का भविष्य अधर में लटकता दिख रहा है। बोकारो से मनोज कुमार के साथ मैं दिवाकर कुमार। देश में महंगाई दर में लगातार कमी हो रही है, जो आम लोगों के लिए राहत की बात है।
ये महंगाई के मोर्चे पर तो राहत मिली ही है, वहीं औद्योगिक उत्पादन बेहतर हुआ। महंगाई की बात करें तो जुलाई से महंगाई की अगर हम बात करें तो जनता को बड़ी राहत मिली। खास तौर पर जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में नरमी से खुदरा महंगाई दर जुलाई में घटकर 3.54% पर आई। करीब 5 साल में ये पहला मौका था जब इन्फ्लेशन आरबीआई के जो 4% का लक्ष्य था, जो कि गवर्नर साहब ने कहा भी था इस बार की अपनी एमपीसी बैठक में, उससे नीचे आया है। क्योंकि ये बहुत बड़ा कारक होता है क्रेडिट कार्ड देने के लिए कि भाई आपका इन्फ्लेशन जो है क्या वो सिलेक्टेड दायरे में है या नहीं। और अगस्त 2019 के बाद ये सबसे निचतम स्तर है। अगस्त 2019 में रिटेल महंगाई दर 3.28% थी। इस साल जनवरी में खुदरा महंगाई दर की अगर हम बात करें तो 5.01, फरवरी में 5.09, मार्च में 4.85% और अप्रैल में भी यही आंकड़ा कुछ था 4.83। और बात करें जून की तो ये 5.08 रही। यानी कि खाद्य जो वस्तुएं हैं, जो एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है आरबीआई का जब इन्फ्लेशन की बात करते हैं, भाई खाने पीने की चीज़ें महंगी होंगी, आपकी थाली तक महंगी पहुंचेंगी, तो रेट कट देना गवर्नर साहब के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 16 अगस्त से आम लोगों के लिए खोला जाएगा। 14 अगस्त को राष्ट्रपति करेंगे। आपको बता दें कि अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन वार्षिक संस्करण 2024 के उद्घाटन के दौरान स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रपति भवन संग्रहालय में प्रवेश निःशुल्क होगा। खिलाड़ी और शिक्षक भी अपने विशेष दिनों यानी कि 29 अगस्त और 5 सितंबर 2024 को बिना किसी शुल्क के संग्रहालय का दौरा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर दिए जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माईगॉव ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। विश्व अंगदान दिवस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। अंगदान से कई जरूरतमंद लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है। अंगदान में निश्चित अंग और कोशिकाएं ऐसे व्यक्ति में प्रत्यारोपित की जाती है जिसके अंग ने कार्य करना बंद कर दिया हो, यानी ऑर्गन फेलियर की अवस्था हो। अपने जीवन काल में मृत्युपरांत अंगदान करने के लिए प्लेज कर सकता है, जिसके लिए आपको noto.abdm.gov.in ये पोर्टल में लॉगिन करके आप अपने अंग और टिश्यू दोनों के लिए प्लेज कर सकते हैं। जो व्यक्ति अंगदान के लिए प्लेज करते हैं, हम उनसे ये भी आग्रह करते हैं कि वो अपने परिवार के साथ इस बारे में चर्चा करें, ताकि जब अगर दुर्भाग्यवशत इस परिस्थिति में आते हैं, ब्रेनस्टेम डेथ परिस्थिति में वो व्यक्ति जाता है, तो उसके परिवार को ये निर्णय लेने में सुविधा हो। अंगदान करने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया होती है। यदि कोई व्यक्ति अंगदान करना चाहता है तो उसे प्रतिज्ञा पत्र भरना होता है। रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के बाद संस्थान की ओर से व्यक्ति को एक डोनर कार्ड प्राप्त होता है। अंगदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति के अंगों को लिया जाता है और फिर उसे दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। कुछ अंग जीवित व्यक्ति से लिए जा सकते हैं, जैसे गुर्दे और जिगर। वहीं कुछ अंग ऐसे हैं जो कैडवर डोनर यानी दिमागी रूप से मृत घोषित किए व्यक्ति से ही लिए जाते हैं। काउंसलिंग ही एक ऐसा उपाय है जिससे हम परिवार वालों के साथ मिलकर उनकी भावनाओं को समझते हुए उनको जागरूक भी कर सकते हैं और उनको ढांढस भी बंधवा सकते हैं ऐसी स्थिति में, क्योंकि ब्रेन स्टेम डेथ एक क्लिनिकल डेथ है। हम परिवार को यही समझाते हैं, जब वो एक्सेप्टेंस की स्टेज में आते हैं कि इस चीज़ स्थिति को एक्सेप्ट करते हैं, वो ये क्षण है जब हम उन्हें अंगदान के बारे में बता सकें। जो रिट्रीवल का समय वो रात का रखा जाता है ताकि सूर्योदय के बाद हम फैमिली मेंबर को बॉडी हैंड ओवर कर सकें। एक व्यक्ति द्वारा किए गए अंगदान से
कई लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है। अंगदान 2 प्रकार से होता है। पहला जीवित अंगदान और दूसरा मृत्यु के बाद अंगदान। जीवित अंगदान में कोई व्यक्ति किडनी, पैनक्रियाज या फिर जिगर का कुछ भाग दान कर सकता है। मृत्यु के बाद अंगदान में मृत व्यक्ति के वो सभी अंग दान किए जा सकते हैं जो ठीक से काम कर रहे हों। अंगदान में सामान्य रूप से 8 अंग शामिल होते हैं जिनका दान किया जा सकता है। मृत व्यक्ति से गुर्दे, जिगर, फेफड़े, हृदय, पैनक्रियाज, आंतें, ऊतक और त्वचा का भाग भी लिया जा सकता है। अगर किसी को हार्ट की बीमारी है लेकिन लिवर और किडनी उनके सही है तो वो दिए जा सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और ना ही इसमें एज का कोई इशू है। जैसे छोटे बच्चे, जैसे 2-3 दिन के बच्चों का भी अंगदान हुआ है। ये एक पूरा सर्जिकल प्रोसेस है जो ऑर्गन रिट्रीव किया जाता है, इसमें कोई डिसफिगरमेंट नहीं होता है। जो उन्होंने शपथ ली है या लेना चाहते हैं कि अंगों को वो मृत्यु के बाद दान करेंगे या ब्रेन डेथ की स्थिति में वो दान करेंगे, इसको तभी पूरा किया जा सके यदि उनके अंग सुरक्षित हैं, ठीक तरह से कार्य कर रहे हैं। और हम सबको आगे बढ़कर इसमें अपना सर्वस्व देना चाहिए, योगदान देना चाहिए, ताकि जाने के बाद भी हम मुस्कुराते हुए दूसरों के जीवन को भी रोशन कर सकें। यदि कोई अंगदान की इच्छा रखता है तो उसके लिए उसे प्रतिज्ञा पत्र भरना होता है, जिसके बाद ही अंगदान की प्रक्रिया में व्यक्ति शामिल हो सकता है। सफल रजिस्ट्रेशन के बाद संस्थान की ओर से मिले डोनर कार्ड में यूनिक गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। ये नंबर सभी ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के साथ पंजीकृत होता है। अंगदान की प्रक्रिया बेहद सरल है। व्यक्ति अपने जीवन काल के दौरान अंगदान की प्रतिज्ञा ले सकता है। अंगदान की प्रतिज्ञा के बाद व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही अंग लिए जाते हैं। व्यक्ति के द्वारा दान किए गए अंगों का उपयोग उसके बाद प्रत्यारोपण के लिए किया जा सकता है। अंग प्रत्यारोपण असाध्य रूप से बीमार रोगियों को जीवन प्रदान कर सकता है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें एक स्वस्थ अंग की आवश्यकता है। ये आवश्यकता तभी पूर्ण हो सकती है जब अधिक से अधिक लोग सामने आए और अंगदान की प्रतिज्ञा करें। आपके द्वारा किया गया अंगदान किसी का जीवन बचा सकता है। आप भी आज ही अंगदान की प्रतिज्ञा लें और किसी को जीवन दान दें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। राष्ट्रीय सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका वर्ग फुटबॉल प्रतियोगिता का आज खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। फाइनल में झारखंड का मुकाबला बांग्लादेश की टीम से होगा। इधर कल खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में झारखंड की बालिका टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हरियाणा को 4-2 से पराजित कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीम को फाइनल मुकाबले के लिए शुभकामनाएं दी हैं। देवघर बाबा धाम में आज भी देश दुनिया से शिव भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बाबा भोले के भक्त पूरे भक्ति भाव से भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक कर मंगल कामना कर रहे हैं। इधर सावन की चौथी सोमवारी पर कल बाबा बैजनाथ धाम में 3.25 लाख भक्तों ने जलार्पण किया। और अब बात मौसम की। राज्य में आज और कल कई इलाकों में एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया है कि 2 दिनों तक राज्य के उत्तरी और उससे सटे मध्य भागों में भारी बारिश हो सकती है। केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार 16 अगस्त को उत्तर पूर्वी और उससे सटे मध्य भागों में जोरदार बारिश के आसार हैं। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर झारखंड समेत देश भर में उत्साह। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में बाइक रैली को किया रवाना। राज्य में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन।
गृह मंत्रालय की उग्रवाद प्रभावित राज्यों के साथ वर्चुअल बैठक, डीजीपी अनुराग गुप्ता भी हुए शामिल। सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सलियों के खिलाफ चलेगा संयुक्त अभियान, समन्वय पर जोर। झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बिजली टैरिफ में प्रस्तावित बढ़ोतरी का किया विरोध। जेबीवीएनएल के निर्णय को बताया जन विरोधी और राज्य विरोधी। और राष्ट्रीय सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका वर्ग फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल आज। झारखंड और बांग्लादेश के बीच खिताबी भिड़ंत, मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं।